सुपर हीरो फिल्म्स का एक टेम्पलेट होता है। हीरो आता है, स्ट्रगल करता है और एंड तक हीरो बन जाता है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू, इस फिल्म में हीरो हीरो बनता ही नहीं। So I watched Supergirl and honestly I'm conflicted. On one hand, ये फिल्म हमें एक deeply broken और emotionally layered character provide करती है. On the other, it forgets to turn her into a superhero. Let's talk about what actually works. Kara Zor-El is not your typical superhero. She is not hopeful, she is not inspirational, and she is not even stable. What she is that she is traumatized. Imagine, तुमने सिर्फ अपना घर और अपने पेरेंट्स को ही ना खोया हो, तुमने अपनी पूरी सिविलाइजेशन को एंड होते हुए देखा हो। That's कारा। अपनी जिंदगी की शुरुआती 8 या 9 साल कारा एक ग्लास जार में बिताती है। That is Argo City. Argo City is basically a cosmic terrarium जिसमें क्रिप्टॉन के आखिरी सर्वाइवर्स रहते हैं। ये एक बहुत छोटी सी जगह है जिसमें थोड़े से लोग रहते हैं। बट समथिंग हैपेंस और अचानक से कारा को अर्थ आना पड़ता है। नाउ कंपेयर टू आर्गो सिटी, अर्थ बहुत बड़ी है और यहाँ बिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, पर उन बिलियंस ऑफ लोगों में एक भी ऐसा नहीं है जिसे कारा अपना कह सके, एक्सेप्ट मे बी क्लार्क, बट टू बी ऑनेस्ट वो उसे भी जानती नहीं है एंड शी इवन रन्स अवे फ्रॉम हिम। वाई? बिकॉज शी हैज PTSD एंड कैन यू ब्लेम हर? एंड दैट्स वाई शी ड्रिंक्स, शी एस्केप्स, she avoids. And honestly, this is powerful. ये एक ऐसा सुपर हीरो है जिस पर वाकई एक सीरियस फिल्म बनाई जा सकती है। But here's the issue. Kara is a great character. Supergirl, not so much. And the film doesn't understand the difference. Let me explain. Kara और Supergirl दोनों same person हैं, but they're not the same identity. सुपर हीरो बनना एक चॉइस होती है। इट्स नॉट अबाउट पावर्स, इट्स अबाउट पर्पस। क्लार्क केंट चूजेस टू बी सुपरमैन, ब्रूस वेन बैटमैन, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन एंड सो ऑन। But Kara is still stuck in her trauma, and that's why she never makes a choice. She never takes responsibility. For most of the film, she never feels like a hero. She feels like someone who occasionally or temporarily does heroic things. और अब फिल्म का बेसिक प्लॉट समझ लेते हैं। सो बेसिकली कारा इज सेलिब्रेटिंग हर 23rd बर्थडे विद क्रिप्टो ऑन एन एलियन प्लैनेट। अचानक से रेडर्स का गैंग अटैक कर देता है और क्रिप्टो इंजर्ड हो जाता है। अब क्रिप्टो के पास केवल 3 दिन बचे हैं, सो कारा सेट्स आउट टू फाइंड दीज रेडर्स एंड गेट बैक द एंटीडोट फ्रॉम देम। अब पैरेलल में हमें एक दूसरी कैरेक्टर मिलती है, रूथी। रूथी की फैमिली को इन्हीं ग्रुप ऑफ रेडर्स ने ब्रूटली मार दिया था एंड नाउ शी वांट्स रिवेंज। अब ये सीन देखकर आपको इंग्लोरियस बास्टर्ड्स की ओपनिंग याद आ जाएगी। यहाँ से फिल्म एक डुअल नैरेटिव बन जाती है। कारा वांट्स टू सेव क्रिप्टो व्हेयरएज रूथी वांट्स रिवेंज। इवेंचुअली इनके पाथ्स क्रॉस करते हैं, लीडिंग टू अ रिलक्टेंट पार्टनरशिप। अब थ्योरेटिकली ये एक ब्रिलियंट सेटअप है बिकॉज कारा और रूथी दोनों ने काफ़ी लॉसेस फेस किए हैं, बट देयर रिएक्शन टुवर्ड्स अ लॉस इज क्वाइट डिफरेंट। रूथी रन्स टुवर्ड्स हर पेन whereas Kara runs away from it. और ये एक perfect character mirror है। What should have happened is that Kara should have learned from Ruthie that running away is a choice. But the problem is, the film sets it up but never pays it off. And that's why it feels hollow. अब अगर आपने इस फिल्म के ट्रेलर्स देखे हैं, so you know what the inciting incident is and where it is taken from. Obviously, it's John Wick, but I don't think it works quite well here. The reason being, John Wick में हमें John Wick को पपी के साथ बॉन्ड करते हुए दिखाया गया है। There is a montage scene there, and when the tragedy happens, we know that the people who did that deserved everything coming to them. But I don't think it quite works here. The reason being the lack of bonding between Kara and Crypto. Now, don't get me wrong. We get a montage here as well, but the problem is in that montage we don't see them bonding together. We see them hanging out and doing their separate things. In that montage we see that Kara is drunk most of the time and Crypto is doing crypto things.
अनदर इशू इज कि वैसे तो कारा और क्रिप्टो दोनों साथ ही रहते हैं, पर कारा ने अभी तक क्रिप्टो को ट्रेन नहीं किया है. नाउ दैट शोज टू थिंग्स. आइदर यू डोंट हैव टाइम फॉर हिम और you don't care enough for him. So what it does is, when crypto is dying, we understand the situation. We just don't feel it. Another issue with this film is that it is overstuffed. Story wise, इस film में multiple tracks चल रहे हैं, like deadline regarding crypto's health. Secondly, Ruthie's quest for revenge. Thirdly, Kara's trauma. And on top of that, there is one more issue added, that is the bride abduction plot. मूवी देखते समय एक ऐसा समय आया था जब मैं भूल ही गया था क्रिप्टो के बारे में. इतना सब कुछ डालने से स्टोरी फोकस्ड नहीं रह जाती, इट बिकम्स स्कैटर्ड. नाउ देयर इज वन मोर इशू विद द फिल्म, एंड एक्चुअली इट्स मोर ऑफ अ डीसी कॉमिक्स प्रॉब्लम. इनके कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द राइटर्स टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर देम, और इसीलिए वो कुछ आर्टिफिशियल तरीके यूज़ करते हैं, लाइक क्रिप्टोनाइट, रेड सन, ग्रीन सन एटसेट्रा. एक हरे पत्थर के आगे आते ही सुपरमैन हीरो से जीरो बन जाता है. नाउ अब कॉमिक्स में और एनिमेटेड मूवीज में इट माइट वर्क, बट इन लाइव एक्शन इट डजंट फील ऑर्गेनिक. देयर इज अ सीन इन दिस मूवी जहाँ सुपर गर्ल को विलन्स किडनैप करके एक ऐसे प्लैनेट पे ले जाते हैं जहाँ पे ग्रीन सन हो. नाउ दैट ग्रीन सन इज समवॉट डेट्रीमेंटल टू हर, बट द विलन्स आर सो स्टूपिड कि उन्हें इतना भी नहीं पता कि अगले दिन सुबह वहां पे येलो सन आ जाएगा. हाउ स्टूपिड इज दैट? और ये कैसा लॉजिक है? सो एट द एंड ऑफ द डे, इट्स नॉट अ बैड मूवी. Thor Love and Thunder is a bad movie. This is not great either. It's an okay movie, one time watch, and that's a shame because there is a really great movie hiding in there somewhere. This film gives us a deeply human Kara Zor-El, but forgets to turn her into Supergirl.